Okay, very good morning to all of you and welcome back to a new week. है ना? Probably the start of not the last June week, but yes, definitely the start of a new week. So I hope new week, new enthusiasm. ठीक है? And last week I suggested कि एक अपना self tracking के लिए थोड़े एफर्ट करना शुरू करो और उसके अंदर मैंने बोला था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस का ट्रैकिंग करना शुरू करो. तो thankfully some of you have said, but as usual very few of you have said. ठीक है ना? एक दो लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स भी रेज किया है, तो आई कुड नॉट गेट टाइम यस्टरडे, बट डेफिनेटली आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट आल्सो. तो जस्ट कीप इन माइंड कि आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट, डोंट वरी. बट द पॉइंट इज दैट मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा मास स्केल में एक्सरसाइज हो, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है ना कि वी ऑलवेज टेंड टू वर्क हार्ड, व्हिच वी ऑल डू, उसमें कोई शक नहीं. लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि हम हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन क्योंकि सिस्टमेटिक वर्क नहीं करते हैं या ठीक टाइमली रिवीजन, है ना, फिर फॉलो अप, मतलब जो 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 कॉमनली करना चाहिए वो हम लोग नहीं करते हैं कई बार. तो कई बार कहीं ना कहीं एक दिक्कत आता है. आई मीन, एंड यू आर अवेयर ऑफ दैट. ऐसे नहीं कि कोई मैं नया चीज कह रहा हूँ. यू आर अवेयर ऑफ दैट कि हाँ, अगर हम सिस्टमेटिक वर्क करते हैं और टाइमली करते हैं तो देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स, और इसमें कोई शक नहीं, है ना. So I think you will agree with that. So if you are agreeing with that, then why not do it? है ना? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये चीज ना हर कोई करे और थोड़ा सा सीरियसली भी करे, so that you know, it becomes beneficial for you also. And honestly speaking, it hardly, I will repeat, honestly speaking, it hardly takes 2-3 minutes of effort, or maximum 5 minutes of effort per week. है ना? तो जब इतना कम एफर्ट में तुमको एक बेनिफिशियल चीज मिल रहा है, तो व्हाई नॉट ट्राई एंड डू इट, इज व्हाट माय सजेशन इज. तो देयरफॉर okay, now there are some distractionary sounds also. In fact, there are some good morning messages. Parth, Risha, Vansh, Dev has asked कि कौन जीत रहा है फाइनल. तो मैं कहा यू नो पर वीक क्वेश्चन के एनालिसिस करने का डिस्कशन कर रहा हूँ, और यहाँ देखो दिमाग में क्या क्या चल रहा है. एंड दैट इज कि फाइनल में कौन जीत रहा है ना. देखो एज ऑफ नाउ तो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड इज लाइक वे अहेड, बट क्रिकेट इज ऑलवेज अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्विस्ट एंड टर्न. तो लेट्स सी. ठीक है ना, दे आर ऑफ कोर्स मच अहेड, बट यू नेवर नो, कई बार एक दो विकेट गिरता है तो सडनली फ्लड गेट्स खुल जाता है. अगर कुछ ऐसे होता है तो दैट आई डोंट नो. ठीक है ना, दैट आई डोंट नो. I would not like to risk and guess on that. But yes, as of now, तो उनका जो वो है, that is like heavier in the sense कि more chances are there for them. But as I said, these are all very fleeting things. Fleeting in the sense कि बड़े जल्दी change हो जाता है situation, है ना. चलो, anyway, let's start the proceedings of the day. लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, ठीक है ना, तो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था ईएमएफ के ऊपर, आज हम लोग उसको कंटिन्यू तो करेंगे. साथ में एक चीज और ऐड करेंगे, इज दैट हमने लास्ट क्लास तक ये डिस्कस किया था कि टिपिकली ईएमएफ कब जनरेट होता है, जब एक रॉड मोशन कर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट कर. तो हमने इस तरीके से चीजें हमने किया कि अगर ये रेजिस्टेंस है ना, ये रॉड है, ये कुछ वी वेलोसिटी आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, रेजिस्टेंस, तो इन दैट केस कुछ ईएमएफ जनरेट होता है, हमने पढ़ा है. और क्योंकि रॉड के मूवमेंट के वैसे होता है, तो उस ईएमएफ का नाम भी दिया गया है एज, इंटरेस्टिंगली, मोशनल ईएमएफ. अब देखो, मोशनल ईएमएफ इज इंटरेस्टिंग. नाउ मोशनल ईएमएफ इज इंटरेस्टिंग बिकॉज मोशनल ईएमएफ इज इंटरेस्टिंग बिकॉज जो रॉड का मोशन होता है उसके वजह से ईएमएफ जनरेट, ये हमें पता है. लेकिन
एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट सामने आया, ठीक है ना। चेंज होता रहता तो अटेंडेंस देना ही मुश्किल है, ठीक है। तो ये जो नाम दिया गया मोशन ईएमएफ, दैट आल्सो बिकेम इंटरेस्टिंगली आयरनिकल, ठीक है ना। आयरनिकल because later on it was found out that EMF was generated even without motion also. So later it was found out that EMF is generated without motion also, ठीक है। अब इससे क्या हो गया ना, जो बेसिक थ्योरी दिया गया था कि मोशन की वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है, यानी मोशनल ईएमएफ, ये खुद क्वेश्चन मार्क में आ। अब साइंटिस्ट सोचने लगे फिर ईएमएफ जनरेशन का कॉज क्या है। पहले तो उनको लगा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक रॉड को मूव करो, चाहे सर्कुलर मोशन करो चाहे लीनियर मोशन करो, तो उससे ईएमएफ जनरेट, सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन बगैर मोशन भी ईएमएफ जनरेट हो रहा है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। पता है क्या किया गया, एक कॉइल रखा गया और उस कॉइल में स्विच है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक कॉइल है और उसके बगल में एक और कॉइल रखा गया। मतलब ये एक्चुअली ना कॉइल ऐसे है कि एक कॉइल ऐसे है तो एक कॉइल ऐसे है, तो इस तरीके से, मतलब बगल में, मतलब ऐसे नहीं, आमने सामने। अब ये कि आमने सामने का मैं ड्रॉ करूंगा तो लगेगा कि जैसे टच कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, थोड़ा दूर है। तो दूसरा कॉइल मान लो यहाँ पे, ठीक है ना, इन फ्रंट बट नो कॉन्टैक्ट, मतलब दोनों कॉइल्स में आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं, बस इसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यानी दूसरे कॉइल में, ध्यान से सुनना, दूसरे कॉइल में कोई सेल नहीं है, बस एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग सुनो, क्या हुआ एक्सपेरिमेंट में देखा गया क्या, कि जैसे इसको स्विच ऑन करो ना, ये सब स्विच है, ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज ऑफ द बैटरी है, जो भी है, जैसे इसको स्विच ऑन करो, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये दिखाता है एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, यानी देखो ये जो सेकंड वाला कॉइल है इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, सेकंड वाला कॉइल थोड़ा सा आमने सामने ऐसे है, और सेकंड वाले कॉइल के जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन दिखा, लेकिन मोमेंटरी, ऐसे नहीं डिफ्लेक्शन, यूं डिफ्लेक्शन नहीं दिखा। कैसे दिखा, जैसे इसको ऑन किया तुमने, इसको ऑन किया तो बस मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। अभी समझ में नहीं आ रहा कि हमने कोई मूवमेंट तो किया नहीं है, कोई मोशन तो क्रिएट किया नहीं है, तो फिर मोशनल ईएमएफ तो है नहीं, इसका मतलब ये। नॉट ओनली दैट, द सरप्राइज डिड नॉट एंड देयर, द सरप्राइज कंटिन्यूड। कैसे, उसके बाद जैसे तुम इसको ऑफ करोगे, अभी तो ऑन चल रहा है, तो ऑन चल रहा है इसका मतलब कि इस पे तो करंट चल ही रहा है, पहले वाले कॉइल पे, सेकंड वाले कॉइल ने मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दिखाया, चलो अच्छी बात है। अब जिसको ऑफ करोगे तो देखा जाएगा कि जो सेकंड वाला कॉइल है फिर से मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दिखाया, लेकिन कैसे, यूं, यानी जब स्विच को ऑन कर रहे हो तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन किसमें, इस गैल्वेनोमीटर, और इसके स्विच को जब ऑफ कर रहे हो तो फिर से मोमेंटरी डिफ्लेक्शन पर इस डायरेक्शन। मोशन तो कुछ किया नहीं है हमने, तो ऐसा नहीं कि कोई कॉइल को मूव किया, रॉड लिया, ये सब मूव किया, रोटेशनल, लीनियर, कुछ नहीं, ये दोनों कॉइल्स एट रेस्ट है। अब साइंटिस्टों को समझ में नहीं आया कि इस नाम का क्या होगा, ये नाम तो हमने मोशनल ईएमएफ दे रखा है और यहाँ पे बिल्कुल मोशन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो ईएमएफ जनरेट हुआ है, अदरवाइज ये गैल्वेनोमीटर मोमेंटरी डिफ्लेक्शन कहां से दिखा रहा। अब साइंटिस्टों को समझ में नहीं आ रहा कि मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आया कैसे, तो दे वर आल्सो इन अ पजल, obviously puzzle तो होंगे, so they could not really understand what exactly could be the cause, ठीक है, चलो जो भी है, and therefore they had to rethink। अब इसमें एक स्टोरी है, अब कई बार ना कुछ स्टोरीज ऐसे बिल्ट भी हो जाता है
यू नेवर नो कि ये स्टोरी सही है गलत है, बट एक स्टोरी इस तरीके से है कि व्हेन माइकल फैराडे वाज वर्किंग इन हिज लैब and on this topic only, and for a pretty long time he could not really judge much कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे करें। तो देखो जब तक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ना हो ना तो साइंटिस्टों को मजा नहीं आता। अब एज आई सेड कि क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि किस लिए ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो ही वाज प्रीटी काइंड ऑफ डिजेक्टेड कि पता नहीं क्या है, इसका रूल है क्या है, अजीब सा है ना, पता नहीं किस तरीके से हो रहा है। तो ही हैड ए मैग्नेट इन हिज हैंड। अब स्टोरी ऐसे ही है, पता नहीं सही है गलत। ही हैड ए मैग्नेट इन हिज हैंड, ही जस्ट लाइक क्या है ये सब, होता है ना कई बार इरिटेट होकर हम लोग करते हैं। तो ही डिड दैट एंड इट सीम्स, अब देखो मुझे नहीं पता, इट सीम्स कि बाय चांस सामने एक कॉइल था। अब देखो क्या कोइंसिडेंस है या स्टोरी या ऐसी कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, आई डोंट नो। बोला ये जाता है कि वो जो मैग्नेट है वो जब फेंका, अरे क्या है, तो वो कॉइल के बीच में से गया और उस कॉइल में एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दिखाई दी। अब उनको लगा ये क्या हुआ, ये गैल्वेनोमीटर कहां से डिफ्लेक्ट कर गया। तो देन ही कलेक्टेड द मैग्नेट अगेन एंड दिस टाइम थ्रू इट ऑन पर्पस। तो देखा कि हाँ एग्जैक्टली वही मोमेंटरी डिफ्लेक्शन दिखा। नॉट ओनली दैट, ही टर्न्ड द मैग्नेट, यानी जैसे मान लो मैग्नेट का नॉर्थ को ऐसे एम करके फेंका है, इस बार मैग्नेट को टर्न किया साउथ, तो डिफ्लेक्शन उल्टा हो, लेकिन था मोमेंटरी। नाउ ही अंडरस्टूड कि कुछ इसके मतलब और चीज है, मतलब जो भी उस समय का उनका इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस था, स्टेज था, वहां से फिर वो दोबारा रिस्टार्ट किया because he could get a clue, I mean, and then went on to discover what is called as Faraday's laws of electromagnetism. खैर फैराडे लॉ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो नहीं कहना चाहिए, बट फैराडेज लॉ जो इस चैप्टर के रिलेवेंट है वो हम लोग देखेंगे। नाउ द थिंग इज दैट नाउ इट वाज क्लियर and with additional experimentation, I mean, कि it is not exactly motion which is the criteria. अब इनिशियली उनको लगा था इसलिए उन्होंने नाम तो दे दिया मोशन ईएमएफ, बट देन उनको धीरे धीरे पता चला कि मोशन इज नॉट द प्राइमरी क्राइटेरिया। प्राइमरी क्राइटेरिया इज मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड, ठीक है। सो प्राइमरी क्राइटेरिया इज मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड, ओके। So therefore now investigation was done on magnetic flux. अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स कोई नया चीज नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज लाइक सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है। लाइक फाई बी इज इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई ई दैट इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो इज इक्वल टू बी डॉट ए, और कुछ नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार एरिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, टेढ़ा मेढ़ा उड़ा उड़ा इस तरीके से। कई बार मैग्नेटिक फील्ड खुद वेरिएबल हो जाता है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, फाई बी विल बी इक्वल टू, या डी फाई बी इक्वल टू बी डॉट डी, यानी हम क्या करेंगे, फिर एरिया को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर, है ना, एरिया को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, फिर बी डॉट डी बी डॉट डी बी डॉट डी इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे एंड वी विल बी एबल टू गेट द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। नथिंग वेरी डिफिकल्ट। तो ये डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी, ठीक है। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दिस मैग्नेटिक फ्लक्स। अब साइंटिस्टों ने देखा कि जो ईएमएफ जनरेट होता है दैट इज इक्वल टू डी फाई बी डी, यानी इक्वल टू, यानी ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ magnetic flux, rate of change of magnetic flux, this is what is the EMF, ठीक है। देख लो तो डी फाई बाई डी, फिर पता है क्या हुआ, बाद में एक माइनस साइन भी रखा गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेंजस माइनस ऑफ डी फाई बी बाई डी। नाउ ऑब्वियसली विल से ये माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है, माइनस का सिग्निफिकेंस ये है that the EMF so generated is such that it opposes the
such that it opposes the cause of its generation. यानी ये जो ईएमएफ जनरेट हुआ ना मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से, ये ऐसे जनरेट होगा that it opposes the cause of its generation. और कोई बात ठीक है ना. अब वो कैसे होगा? Now let's look at. So now because we have already read about EMF due to rod and all, तो उसको अच्छे से इंटरप्रेट किया जाए. So let's interpret that. तो इंटरप्रिटेशन कैसे करें ना? ये देखो, सबसे पहले हमने टिपिकली यही किया, क्या रॉड मूविंग विद सम वेलोसिटी. तो लेट अस से रॉड का लेंथ है L, ठीक है ना. तो रॉड का लेंथ L है और ये थोड़ा सा आगे जा रहा है. तो लेट अस से dt टाइम पे कितना जाएगा? v dt. देखो, so in dt time it will go by a distance of what? v dt. I think तो जो dA हो गया वो तो ये हो गया. तो लेट अस से सम मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह है, बस ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं. ओके, जो भी. तो d फाई क्या हो जाएगा? d फाई इज इक्वल टू b इंटू डी ए इज इक्वल टू b इंटू ये वाला एरिया. भाई देखो, अगर रॉड यहाँ पे था और अगर यहाँ चला गया तो चेंज ऑफ एरिया तो इतना ही हुआ. इसके पहले वाले एरिया तो लेने की जरूरत नहीं. ओनली द चेंज ऑफ एरिया इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज चाहिए, d फाई चाहिए. सो दैट विल बी व्हाट? L into v dt. L into v dt. ये d फाई आ. तो therefore d फाई dt क्या हो जाएगा? b L. Now you might say ये माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, माइनस का सिग्निफिकेंस इतना ही है कि माइनस से अब हम इसका डायरेक्शन निकाल सकते. अब कैसे, है ना? तो जरा सोचो. नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट. लेट अस से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो है लेट अस से S. ये मैं नहीं कह रहा हूं कि करेक्ट है, मैं कह रहा हूं लेट अस से S. मानने में क्या जाता? अब देखो, अगर मान लो इस डायरेक्शन में करंट होगा, है ना, तो सोचो जरा क्या होगा ना. पहली बात तो इस केस में ईएमएफ क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है, तो फ्लक्स बढ़ता जा रहा है. ये जो फ्लक्स है ये कौन क्रिएट कर रहा है? अंदर की तरफ का मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ का मैग्नेटिक फील्ड. यानी थोड़ा सोचो, अंदर की तरफ के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से फ्लक्स बढ़ रहा है. हो गया. अगर मान लो रिजल्टेंट करंट भी ऐसे ही होगा तो दैट विल आल्सो क्रिएट एन मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटर इनसाइड रीजन ओनली. अगर कॉइल में ऐसे करंट होता तो क्या होता? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ. याद है ना, हमने कॉइल के बारे में पहले डिस्कस किया. यानी ये तो उसी डायरेक्शन के मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहा है. बढ़ा रहा है या नहीं? सोच के देखो. ये देखो, इससे क्या कंक्लूजन मिल रहा है फिर? ये तो फिर हेल्प कर रहा है ना. ऑपोज कहां किया? ये तो हेल्प कर रहा है, इसका मतलब ऑपोज तो हुआ नहीं. इसलिए ऑपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? there will be a current generated in this direction. यानी क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे रॉड इधर मूव कर रहा है ना, तो इस तरफ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ता जा रहा है अंदर की तरफ, क्योंकि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड. तो इस तरफ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ता जा रहा है, उसको ऑपोज करना है. तो माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है? इट हैज टू ऑपोज. जो भी कॉज है उसको ऑपोज करेंगे. तो कॉज को कैसे ऑपोज करेंगे? बाय जनरेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो देयरफॉर ऑपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, यानी इस तरीके से प्रोड्यूस. और कितना प्रोड्यूस होगा? उसका जो ईएमएफ बनेगा, आई थिंक बीवीएल, दैट वी हैव ऑलरेडी डन द टिपिकल कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड. है या नहीं? चलो, देखो, यानी ईएमएफ का जो
Okay, Aryan has asked ki how did we decide the direction of DA, है ना? तो देखो DA vector की इस केस में तो just if you look at from this side, so DA will be on the opposite side, and you look at from the other side, DA will be in the opposite side. ठीक है ना? Okay, तो like D phi is equal to what ना BLV आ गया, और डायरेक्शन हमने कैसे निकाला? As I said, opposition देख के, तो therefore ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए इस तरीके से, यानी इन दिस केस इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज करंट, यानी ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज. नॉट ओनली दैट, इसके ऊपर मैं जनरल कुछ चीजें और बताना चाहूंगा. इज दैट, अच्छा अब अगर मान लो इसके अलावा हमने क्या किया था, रोटेटिंग रॉड, उसका भी देखते हैं. तो रोटेटिंग रॉड में क्या है ना, ये अगर लेंथ ऑफ द रॉड L है, and let's say it has rotated by a small angle d theta, है ना? तो ये कितना हो गया, L d theta, है ना? तो therefore d phi क्या होगा, B into dA, है ना, is equal to B into now what is dA? dA will be what, this area, और हमें पता है कि अगर एक आर्क का एरिया निकालना हो तो क्या होता है, हाफ r square d theta, तो B into half L square d theta, जो कि d phi. So therefore अब EMF क्या होता है, d phi dt, so therefore EMF will be equal to d phi dt is equal to B into half into L square into d theta by dt. And what is d theta by dt? Omega. That will be equal to half B omega L square. तो EMF का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा इस केस में, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर. और ये तो हमने पहले भी डिराइव कर रखा, यानी वही डेरिवेशन जो हमने मोशनल से डिराइव किया था वो अब हम लोग डिराइव कर रहे हैं फ्लक्स से. ये तो सेम ही है, तो इसके लिए क्या नया चीज है. देखो ये जो मोशनल EMF वाला केस है, मैंने क्या बोला कि इसका फंड यानी EMF जनरेट होने का फंडामेंटल कॉज क्या है ना, फ्लक्स वाला. अब वो कई बार मोशन से मैनिफेस्ट होता है और कई बार बगैर मोशन भी मैनिफेस्ट होता है, जैसे मैंने वो एग्जांपल पैरेलल आमने सामने रखा हुआ कॉइल का एग्जांपल, और भी एग्जांपल है, धीरे धीरे करेंगे. बट द पॉइंट इज दैट कि जो मोशनल EMF है वो फंडामेंटल नहीं था, फंडामेंटल फ्लक्स था, इसलिए मोशनल EMF को अब हम रिविजिट कर रहे हैं यूजिंग द फंडामेंटल आइडिया दैट इज फ्लक्स. यही मेरा कहने का मतलब, ठीक है ना. सो दैट्स ऑल. चलो तो खैर एनीवे, लीनियर वाला भी और रोटेशन वाला भी, नाउ वी हैव मैनेज्ड टू फाइंड आउट बोथ ऑफ देम बाय यूजिंग फ्लक्स मेथड. ठीक है. अच्छा अब हम इसके ऊपर और थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे, एंड दैट इज, लेट अस से, ठीक है ना, ये सपोज एक कॉइल है, फाइन, और यहां पे एक मैग्नेट, ये नॉर्थ और ये साउथ, फाइन. जैसे इस नॉर्थ को तुम दूर ले जाओगे या पास में लेके आओगे तो देखना इसके अंदर से क्या होगा, फ्लक्स बदलेगा, क्योंकि जितना दूर चले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, एरिया तो कांस्टेंट है, इसका कॉइल है. तो देयरफॉर there will be change in magnetic flux. There will be change in magnetic flux due to what? Relative motion between the magnet and the coil. So let us say ये ऐसे जा नॉर्थ, यानी ये जो बार मैग्नेट है ये सपोज अब ऐसे जा, तो ऐसे केस में बता सकते हो कि अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो करंट इसको ना हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट. बाय द वे ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से EMF जनरेट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड EMF,
और अगर सर्किट वगैरह कंप्लीट है तो इन दैट केस इंड्यूस्ड करंट भी होगा. सो वी आर ट्राइंग टू नाउ फाइंड आउट इंड्यूस्ड करंट. तो इंड्यूस्ड करंट है ना विल बी इन व्हाट. इसको क्या नजर आएगा? क्लॉकवाइज नजर आएगा या एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा? सागरिका इमीडिएटली सेड कि एंटी क्लॉकवाइज नजर आएंगे. अरियंत सेड एंटी क्लॉकवाइज. जसराज क्लॉकवाइज. श्रेयसी क्लॉकवाइज. ओके, 4 आंसर्स है, 2 एंटी क्लॉकवाइज 2 क्लॉकवाइज. ऋषभ जैन has also answered clockwise, यानी अब क्लॉकवाइज वाला भारी पड़ गया. ओहो हो, फिर बैलेंस हो गया. सक्षम has written एंटी क्लॉकवाइज. तो अब 3-3 का स्कोर हो. 3 एंटी क्लॉकवाइज और 3 क्लॉकवाइज. Okay, Dev has said anti-clockwise. Som has said anti-clockwise. Parth has said clockwise. Harshit anti-clockwise. यानी अब anti-clockwise वाला भारी पड़ रहा है. ओ, स्नेहा ने भी मेकअप भी कर दिए. स्नेहा has written clockwise. आदित्य माथुर has written anti-clockwise. चलो anti-clockwise अभी तक टोटल आई थिंक शायद अराउंड 14-15 आंसर्स आए हैं. आई थिंक 8 आंसर आए हैं anti-clockwise के और 7 आए हैं clockwise. So there's a close context. इंडिया न्यूजीलैंड कंटेस्ट है. अब पता नहीं हार जीत क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है. चलो लेट्स सी. पहली बात तो ये जो मैग्नेट है ये नॉर्थ और साउथ ये ऐसे जा रहा है. यानी देखो क्या हो रहा है, नॉर्थ दूर जा रहा है. नॉर्थ अगर दूर जाता है तो उसको अपोज करना है. तो अपोज करने का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करें. यानी ये जो कॉइल है ये अट्रैक्ट करे. चलो अच्छी बात है. अट्रैक्ट कैसे करेंगे ना, तभी अट्रैक्ट कर पाएंगे जब उस तरफ साउथ होगा. तो देयरफॉर ये जो है ना यहाँ पे साउथ होगा, यानी इस कॉइल में साउथ पोल जनरेट. चलो अच्छी बात है. साउथ पोल कैसे जनरेट होता है ना, अगर मैं इधर से देखता हूं, देखो इधर से देख रहा है ये इंपॉर्टेंट है. तो अगर साउथ पोल जनरेट होगा तो देखो ये होगा. और साउथ पोल कैसे होता है, क्लॉकवाइज. यानी अगर तुम इधर से देख रहे हो तो इसको साउथ पोल जनरेट करना पड़ेगा सो दैट इस नॉर्थ को अट्रैक्ट कर पाए. क्योंकि अगर ये दूर जा रहा है तो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा. और यही नॉर्थ अगर पास में गया होता ना तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनता, सो दैट उसको अपोज करने के लिए रिपल्शन क्रिएट करना. यहाँ तक ठीक है. तो देयरफॉर साउथ पोल हो गया ये. तो साउथ पोल का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज है ना. तो देयरफॉर इस तरफ से अगर देख रहे हो तो ये तो हो गया क्लॉकवाइज. आई होप दैट्स ओके. और उस तरफ से देखो तो क्या होगा फिर. देखो इवन जो नॉर्मल क्लॉक होता है, घड़ी होता है, वो भी अगर बैक साइड से देखो ना तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है. तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही होगा. ठीक है. तो देयरफॉर दिस पर्सन विल सी इट एज एंटी क्लॉकवाइज. बस यही फर्क. यानी एंटी क्लॉकवाइज इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि हमने एक्चुअली में इसका पूछा. इंड्यूस करंट इधर से देखो तो क्लॉकवाइज ही है. अब वही चक्कर नहीं, इधर से देखो तो उधर से देखो. तो मैंने क्लियरली बोल दिया कि दिस पर्सन विल सी द इंड्यूस करंट इन व्हाट, द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. फाइनली ये आंसर है. ओके चलो नाउ लेट्स मूव ऑन. आई थिंक यू कैन नाउ हैव मोर कॉम्बिनेशन. इधर साउथ रखा, साउथ को पास ले जाओ, है ना, साउथ को दूर ले जाओ, नॉर्थ को पास ले जाओ, नॉर्थ को दूर ले जाओ, वगैरह वगैरह. तो दोज आर थिंग्स दैट यू कैन गेट. अब एक काम करो, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं इसके ऊपर. मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और लेट अस से ये एक कॉइल है, ठीक है, और मैं यहां से देख रहा हूं और एक मैग्नेट को नॉर्थ और साउथ, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है. ठीक है ना. ये जो नॉर्थ साउथ मैग्नेट है और इधर से देख रहा है. तो ये जो नॉर्थ साउथ है इसको बिल्कुल यूनिफॉर्मली ऐसे ले जा रहा हूं, ले जा रहा हूं, ले जा रहा हूं, ले जा रहा हूं, ऐसे करते 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 लेके चला. तो क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ आई. आई मतलब यहाँ पे इंड्यूस करंट. सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इंड्यूस्ड करंट विथ टाइम. दिस इज मूव्ड यूनिफॉर्म मोशन.
क्रिश has asked कि क्या कोई और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो इसको? ओके, और तरीके से अगर चाहते हो तो इन दैट केस फिर वो बी डॉट डी वाला करना। एक्चुअली ना क्रिश थोड़ा सा वेट करो, एक दो दिन और वेट कर लो, फिर देखना ना हम लोग इसके इंटरप्रिटेशन थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। ये जो फ्लक्स चेंज होता है ना, इसके वजह से पता क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो हम लोग इसका इंटरप्रिटेशन ना एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है उससे करते हैं, एंड दैट इज अ मोर ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शन। तो वो भी करेंगे, डोंट वरी, वी विल डू दैट आल्सो। थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है ना। इसका ग्राफ ड्रॉ करो फिर मैं कर। ऑफ कोर्स इट विल बी रियल अप्रोक्सीमेट ग्राफ, आई मीन कोई एग्जैक्ट ग्राफ तो पॉसिबल नहीं, एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ ही बनेगा, बट फिर भी कुछ तो बनेगा। Aryan has given the answer and that is पहले तो एंटी क्लॉकवाइज होगा देन क्लॉकवाइज। Okay, that's one answer to the direction of current. Okay, any other observation? Anshul Agarwal says ki graph will be like tan theta in 0 to pi. Okay, लेकिन अंश यू नो व्हाट, tan थीटा का याद रखना वो इंफिनिटी तक चला जाता है, फिर माइनस इंफिनिटी, तो क्या इनफाइनाइट का कोई चांस है यहाँ? आर यू सेइंग कि इट विल बी लाइक tan थीटा एग्जैक्टली या सिमिलर टू दैट विदाउट दैट इंफिनिटी वाला स्ट्रेच, है ना, शायद ऐसे कुछ बोलना चाह रहे हो। ओके, जसराज सेज कि मिडवे पे तो जीरो होगा। एक्चुअली जसराज यू नो व्हाट, मिडवे पे जीरो मतलब देखो एक प्रॉब्लम है, पता है क्या है कि ये जब यहाँ से यहाँ तक पार करेंगे ना, उसके बाद ये इंफिनिटी तक जाएगा। या तो एक काम करो, इसको प्लस इंफिनिटी से शुरू करो, अगर प्लस इंफिनिटी से शुरू करो तब जाके मिडवे बोल सकते है ना, अदरवाइज ये मिडिल नहीं हुआ ना, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का एक पोर्शन होगा, उसके बाद तो ये बहुत दूर चला जाएगा। So therefore, midway is not a very good word, but maybe you can say while changing over from the coil one side to the other, let's not call it as midway. While changing the position from one side of the coil to the other, that's where possibly there is a chance. ठीक है ना, zero. चलो, there's another one from Saksham, and that is पहले anti-clockwise, constant, फिर पास करने के बाद clockwise, फिर constant. ना constant नहीं हो, कांस्टेंट नहीं होगा। पता है क्यों नहीं कांस्टेंट होगा? क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ना उस तरीके से लीनियरली बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना लीनियरली नहीं होता है इन केस ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का याद करके देखो, मैंने बताया तो था कि वो जो एक्सिस में पॉइंट होता है ना, वो वाला है। तो अगर शॉर्ट बार मैग्नेट भी ले लो लेट्स से, इन दैट केस भी एक्स क्यूब के हिसाब से प्रोपोर्शनल, तो देखो इट वोंट बी लीनियर। चलो एनीवे, लेट्स डू इट लाइक दिस। अभी जाना है तो नॉर्थ है, तो यानी यहाँ पे भी नॉर्थ जनरेट होगा। तो नॉर्थ कैसे जनरेट होता है? ये होता है नॉर्थ, तो यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो पहली बात तो इसका एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, यानी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, और एक क्या है कि अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट किया तो मैग्नेटिक फील्ड वो होगा थोड़ा यहाँ पे जो है ना कम होगा,
और जैसे जैसे आगे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और लेकिन जब बहुत कम आएंगे तो उसका रेट ऑफ चेंज घटता जाएगा। तो टिपिकली द ग्राफ वुड बी समवॉट लाइक दिस, कि मान लो एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ा सा राइज करेंगे, राइज करेंगे, और फिर ट्रेंड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एकदम मिडिल के आसपास ऐसे। और फिर जब पार हो जाएंगे तो क्या हो रहा है, ये देखो साउथ नॉर्थ, जब पार हो जाएंगे तो ये साउथ को अट्रैक्ट करने के लिए उस तरफ नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि साउथ अब दूर जा रहा है, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए दूसरे तरफ नॉर्थ हो जाएंगे, तो इस तरफ साउथ हो, यानी फिर क्लॉकवाइज नजर आए, है ना। तो देयरफॉर इट वुड बी समवॉट लाइक दिस एंड देन। हाँ, एक चीज है कि यहां से लेके यहां तक का पोर्शन और यहां से लेके यहां तक का पोर्शन सिमेट्रिकल, और उसके बाद डिक्रीजिंग मोड में चला जाएगा ऑब्वियस, इस तरीके से, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको ओरिजिन मान लिया और इसको एक्स एक्सिस मान लिया। या तो एक काम करो, इसका पूरा फिगर ही ऐसे करके बना लो, अदरवाइज क्या वो नेगेटिव एक्स के लिए जा रहा है, तो मैं उसको अवॉइड कर रहा था कि मैंने ऐसे करके इसको एक्स ले लिया, तो अकॉर्डिंगली जो भी ईएमएफ अभी इस वक्त होगा थोड़ा सा बढ़ेगा एज इट विल कम, but after that it will also start decreasing when it is very close, and then finally passing zero, opposite, और इस तरीके से। Consciousness की momentarily less in magnitude होगा, actually momentarily मत बोलो, it will take some time to cross, and therefore it will be a little kind of a transition, एकदम से यूं होके ऐसे नहीं हो, क्योंकि वो धीरे धीरे ट्रांजिशन में जाए, है ना। So has asked, can we do it mathematically also? Well, answer is no. Reason being that that would be very difficult, ठीक है ना। और दूर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न अलग होता है, पास आते अलग हो जाता है ना। मैथमेटिक्स इज प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए मैथमेटिकल तो निकालना मुश्किल है, बट यस वी कैन हैव सम काइंड ऑफ सेम्बलेंस ऑफ ग्राफ। अच्छा, मैं एक और काम करना चाहूंगा, इज दैट यू नो देयर इज एन एक्सपेरिमेंट व्हिच यू कैन सी। मैं कई बार तुम लोगों को वीडियोस देखने के लिए कहता हूँ, तो कई बार मैं इसको वीडियोस देखने के लिए कहता हूँ, तो मैं एक वीडियो तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा, इज दैट कि एक मेटेलिक ट्यूब के अंदर देखना, एक वीडियो है, maybe somebody can search and send it in the group, और लिंक मत भेजना, कोशिश करो कि वीडियो ही डायरेक्ट भेज दो, है ना। और इसके अंदर एक प्लास्टिक का ले लो, एक प्लास्टिक का ले लो, और एक मेटेलिक ले लो, जैसे कॉपर वगैरह, और यहाँ पे एक नॉर्थ और साउथ बार मैग्नेट गिरा, ठीक है। तो देखना पता क्या होगा, मान लो अगर ये 5-6 मीटर का एक ट्यूब ले लो, ये भी 5-6 मीटर का एक ट्यूब ले लो, तो पता क्या होगा इसमें, कैसे होगा, तो देखना जैसे ही गिराओगे ना, तो विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड देखना वो दूसरी तरफ से निकल के आ जाएंगे, वो यहाँ पर, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे पता क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक तो आएगा, फिर देखना धीरे 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 आएगा, और फिर उसके बाद नीचे गिरेगा। सो यू कैन इजीली वेट फॉर इट एंड देन कलेक्ट इट लेटर। यहाँ पे क्या है, जैसे ही गिराया ना, तो हाथ पर तुरंत नीचे लेके जाना पड़ेगा, इट विल टेक वेरी लेस टाइम टू कवर दैट 2-3-4 मीटर्स जो भी तुमने दी, इट विल टेक इन फैक्ट फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड टू कवर इट, है ना। और मे बी अगर 5 मीटर रखोगे तो अराउंड 1 सेकंड टू कवर, क्योंकि ये प्लास्टिक है। और ये मेटेलिक में क्या हो रहा है, मेटेलिक के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट, जिसके वजह से पता क्या होगा, इसके अंदर करंट जनरेट, और वो करंट ऐसे जनरेट होगा कि ये जो नॉर्थ है ना, उसको हमेशा अपोज करेंगे, तो देयरफॉर दिस मैग्नेट विल ऑलवेज एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो इसलिए क्या होता है, मैग्नेट उतना फास्ट नीचे नहीं आ पाते जैसे कि टिपिकली फ्री फॉल में होना चाहिए, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक डिफिकल्ट, आई मीन यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। तो देयरफॉर आराम से इसका फ्री फॉल से फिर वो मैग्नेट देखना थोड़ी देर बाद निकलेंगे, 2-3-4 सेकंड बाद। इसके वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में, ठीक है ना। You can just search the YouTube video and maybe just put it in the group as you have done it in class 11th also. इसको कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देना चाहूंगा, and that is सपोज ये कॉइल है और ये नॉर्थ है, ये साउथ, ठीक है। Again the same thing, it is dropped, this coil is at rest,
तुमको ड्रॉ करना है ईएमएफ वर्सेस वाई, या अगर ये वाई एक्सिस है तो एक्स एक्सिस। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईएमएफ वर्सेस टाइम, ये कॉइल। चलो जल्दी करो। Go ahead, quickly. चलो देखो, इस बार पता क्या होगा, इस बार ना इसका वेलोसिटी बढ़ता जाए, देयरफॉर टाइम ड्यूरेशन पे एक इशू आएगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर इस बार ना, अच्छा पिछले बार देखा होगा ग्राफ मैंने बताया था कि कुछ पोर्शन सिमेट्रिकल होगा, कुछ पोर्शन यहां तक बोलते थे ना सिमेट्रिकल, उसके बाद डिक्रीजिंग है। इस बार वो सिमेट्री नहीं होगा, है ना। और इस बार पता क्या होगा कि अगर मान लो इनिशियली देखोगे तो वेलोसिटी 0 है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कुछ एक वैल्यू बनेगा, और ईएमएफ ऐसे कुछ बनेगा व्हाटएवर सम स्मॉल वैल्यू। और इनिशियली तो अगर मैं इधर से देख रहा हूँ, अगर मैं इधर से देख रहा हूँ तो इनिशियली एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव वाला जो स्ट्रेच होगा ना कुछ ऐसे होगा, पर नेगेटिव वाला स्ट्रेच ज्यादा होगा, और फिर रिडक्शन स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक, जैसे मान लो यहाँ पे सपोज 2 मीटर, तो यहां से इस रीजन में जो वेलोसिटी होगा ना, उसकी जो अगला 2 मीटर, तो मान लो अगर ये 2 मीटर है और 2 मीटर, तो यहाँ पे जो वेलोसिटीज है वो थोड़ा कम है, और इसके बाद वाले जो वेलोसिटीज है वो थोड़ा ज्यादा है। इसलिए बाद वाले में ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि ईएमएफ इज आल्सो रिलेटेड टू द वेलोसिटी। जितना ज्यादा वेलोसिटी पे जाएंगे उतना ज्यादा फ्लक्स का चेंज होगा, तो यानी उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। आई होप दैट्स ओके, ठीक है ना। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर ईएमएफ वेरिएशन इन दिस पर्टिकुलर केस। Okay, chalo, I think now let's move on. So this was about dropped and therefore under the influence of gravity. इस बार थोड़ा सा कम ज्यादा वाला एक मामला है। Okay, now अभी जो हमने एनालिसिस किया था इसमें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है कि ईएमएफ 2 वोल्ट होगा या 5 वोल्ट हो, because this is like a little complex situation, बार मैग्नेट है तो उसका फ्लक्स वगैरह निकालना इज लाइक वेरी टफ जॉब। और हम लोग कुछ ऐसी सिचुएशन ले सकते हैं जहां पे मैथमेटिकली चीजें निकालना रिलेटिवली आसान, वो देख। जैसे सपोज मैं कहता हूं, कि देयर इज अ वायर एंड नियर टू द वायर देयर इज अ कॉइल। ऐसे केस में मैं आज एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करूं, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टेंस। इट्स अ न्यू टर्म बट वेरी क्लोजली रिलेटेड टू व्हाट वी हैव डन। इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस इज प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स बनना इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंडक्शन, ठीक है। तो
ये हो गया क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ कॉइल। ठीक है, और क्या ना, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर ये बदलेगा तो ईएमएफ भी जनरेट होगा। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है ना, ये टिपिकली दो तरीके से बनता है। एक होता है कि वायर कहीं और है और कॉइल कहीं और है। इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल क्यों? करंट कहीं और है और मैग्नेटिक फ्लक्स किसी और कॉइल में बन रहा है, यानी फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड इन कॉइल ड्यू टू डिफरेंट करंट सोर्स। इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस। बट कई बार क्या होगा पता है कि एक कॉइल के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो खुद के ही करंट के वजह से हो रहा है। दैट विल बी कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस। सो मान लो जैसे सेल्फ इंडक्टेंस का जनरल एग्जांपल ये दिया जाए सॉलिनॉइड। इसमें क्या हो रहा है, अगर मान लो ये करंट है तो इसमें क्या हो रहा है, दिस विल बी कॉल्ड एज, मतलब क्या होता है, द फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय इट्स ओन करंट। ठीक है ना, फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय इट्स ओन करंट, तो वो हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो देयर इज नथिंग वेरी डिफिकल्ट। आई मीन, अच्छा दोनों का लेकिन डेफिनेशन कॉमन। म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिंबल है M, सेल्फ इंडक्टेंस का सिंबल है L, लेकिन डेफिनेशन सेम। क्या है, चाहे M हो चाहे L हो, इट इज फ्लक्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। तो दोनों का ही डेफिनेशन सेम है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड पर, ठीक है, इसका जो यूनिट है दैट इज हेनरी, और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है दैट इज वेबर्स, और फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है दैट इज यूनिट वेबर। सक्षम एसिड, ये एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो दोनों। ये इंडक्टेंस की बात कर रहे हो या वो जो कॉइल वाला? सक्षम इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, ये बहुत आसान चीज है एक्चुअली। पता क्या है ना, देखो एक कॉइल है उसके अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। वो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगा? तो वो दो तरीके से हो सकता है। या तो मान लो एक कॉइल है, उसके अंदर उसके पास खुद का कोई करंट नहीं, लेकिन आसपास से कोई करंट जा रहा है, या कोई कॉइल है या कोई वायर है या कोई ऐसा सेटअप है जिसमें करंट जा रहा है, तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर भी होगा जिसके बारे में मैं कंसर्न्ड हूं या जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्रिएट हुआ अपॉन वो जो करंट है जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन हुआ, दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी फ्लक्स प्रोड्यूस इन द कॉइल अपॉन द सोर्स करंट। सोर्स करंट अलग होगा, इट बी कॉल्ड एज म्यूचुअल। लेकिन कई बार क्या होता है, खुद के ही करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसके वजह से खुद के ही कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। उसका एक मैंने एग्जांपल लिया है सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड में क्या होता है, देखो ये कॉइल है सॉलिनॉइड, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही होता है। यानी सॉलिनॉइड में क्या हो रहा है, खुद के ही करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपने ही अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स भी प्रोड्यूस हो रहा है। यानी सेल्फ करंट की वजह से हो रहा है, कोई दूसरा करंट सोर्स तो है नहीं। सो देन इट विल बी कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, सेम डेफिनेशन, फ्लक्स पर करंट, लेकिन कौन सा करंट ना, इस केस में अपना करंट, और म्यूचुअल में कौन सा करंट ना, इस केस में दूसरा करंट, जिसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे अंदर, यानी मैं अगर कॉइल हूं तो मेरे अंदर प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट करंट। तो म्यूचुअल हो गया मेरा फ्लक्स अपॉन उसका करंट, और सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होगा, मेरा फ्लक्स अपॉन मेरा ही करंट। बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। इसलिए देखो डेफिनेशन यूनिट सब सेम, बट कंसेप्ट इसलिए अलग बना रखा है सो दैट
the two are slightly differentiated कि नहीं ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है. See, it's something like जैसे हम लोग करंट वाले चैप्टर नहीं पढ़े, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, कंसेप्चुअली दे आर द सेम, कोई फर्क नहीं है. लेकिन रेजिस्टेंस बोलते हम लोग क्या मीन करते हैं, सेल के बाहर यानी एक्सटर्नल सर्किट. और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, सेल के अंदर का ऑपोजिशन. तो कोई कंसेप्चुअली अलग कुछ नहीं है, यूनिट सब सेम है, बट एक होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस. तो सेम यहाँ पे एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस. सो दीस आर समटाइम्स डन फॉर आवर कन्वीनियंस ऑफ डिस्कशन. और कोई बात, ठीक है ना. चलो लेट्स प्रोसीड नाउ. तो एक काम करते हैं, अब हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस के एक एग्जांपल, ठीक है. आई थिंक दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. तो आई विल गिव एन एग्जांपल. And that is, suppose there is an infinite current. I is equal to kT square where K is a positive constant. और यहां से कैपिटल L डिस्टेंस दूर एक छोटा सा कॉइल है, ठीक है ना, जिसके n टर्न्स है और उसका जो रेडियस है वो है स्मॉल l. इसका रेडियस स्मॉल l है. And it is given that capital L is very very large compared to small l. Capital L is very very large compared to small l. ये given. अभी n टर्म्स दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है लैम्डा इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ. इस कॉइल का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है लैम्डा, ठीक है. रेडियस स्मॉल l है. और अब हम देखते हैं एक एक करके क्वांटिटीज क्या क्या आ रहा है. नंबर 1, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल, है ना. सेकंड, मैग्नेटिक फ्लक्स in this coil. Third, mutual inductance. क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस इसलिए क्योंकि कॉइल वहां पे है, वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, पर करंट सोर्स ये वायर है, ये इनफाइनाइट वायर है. This is an infinite wire and flux is being produced due to this infinite. तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये फ्लक्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस. फोर्थ इज EMF generated, यानी induced EMF, है ना, EMF induced. And therefore, fifth is resistance of coil. And therefore, now find out I induced. ये तो एक I already given है, kT square, ये तो given already question. पर उसके वजह से वेरिएबल करंट है, तो वेरिएबल करंट की वजह से वहां पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा. तो यानी क्या होगा, जहां फ्लक्स चेंज हो रहा है वहां पे ईएमएफ जनरेट होगा. सो यू एक्सपेक्ट एन ईएमएफ. चल, तो दैट्स द इंड्यूस्ड ईएमएफ. और फिर इंड्यूस्ड करंट एटसेट्रा. ठीक है. 7th, आई इंड्यूस्ड आ गया. उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ आई इंड्यूस्ड, डायरेक्शन ऑफ आई इंड्यूस्ड. और उसके बाद ग्राफ्स, ग्राफ्स ड्रॉ करो. B वर्सेस T, phi वर्सेस T, EMF इंड्यूस वर्सेस T एंड I इंड्यूस वर्सेस T. तो ये ग्राफ्स तो खैर इजी है, ग्राफ वाला टास्क आई डोंट थिंक इज वेरी डिफिकल्ट, दैट यू कैन डू वेरी इजीली. देख लो.
सक्षम है आस्क कि अगर मान लो इंडक्टेंस में मैग्नेट लेके करेंगे तो क्या होगा। देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस इज बेस्ड ऑन करंट, ठीक है। बाकी देखो फ्लक्स के लिए जरूरी थोड़ी कि करंट ही हो, फ्लक्स के लिए मैग्नेट भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत। और जब हम म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे तो दैट इज करंट ड्रिवन, ठीक है। चलो go ahead and find out these quantities. I mean, I'm also just going to intervene in between. Okay. Saksham has asked another question, that is कि देखो अभी अगर मान लो ये जो करंट है उसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है, और लेटर से वो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल होगा ना। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल होगा तो इन दैट केस एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो एक इंड्यूस्ड करंट होगा। तो वो जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा इस कॉइल में, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, उसके वजह से भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो किस में काउंट होगा, वो सेल्फ इंडक्टेंस में काउंट, ठीक है ना। दैट्स व्हाट द टिपिकल फिनोमेना इज। तो एक अनरिटन वर्ड ये रहता है जनरली इज दैट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस वी डोंट इंक्लूड सेल्फ इंडक्टेंस, यानी वो नेग्लेक्ट कर ये चीज। चलो अब एक एक करके करते हैं। आई थिंक इट्स टाइम नाउ। तो इनफाइनाइट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड तो आसान है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अच्छा एक चीज और मेरा सवाल है इज दैट मैंने यहाँ पे देखो एक चीज लिखा है, दैट इज कैपिटल एल इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू स्मॉल एल। ये क्यों लिखा है, मैं इसकी क्या जरूरत। कैपिटल एल इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू स्मॉल एल। ओके, अंशल रिटर्न की सो दैट ऑलमोस्ट सेम बी हो जाए। और कोई आंसर। ओके अंश ठीक है। सक्षम has also written something similar, and that is वरना कॉइल पर हर जगह रफली यूनिफॉर्म नहीं ले पाएंगे। दैट्स राइट। एक्चुअली देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। हमने पढ़ा है कि इनफाइनाइट वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो आर जैसे जैसे बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो बदलेगा, है ना। दैट इज समथिंग वी नो। तो अगर मान लो यहाँ का आर देखते हो, यहाँ का, और यहाँ का आर देखते हो, यहाँ का आर देखते हो, यहाँ 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 एंड ऑल, तो अगर मान लो एक कॉइल बड़ा सा होगा तो एक एंड का मैग्नेटिक फील्ड और दूसरे एंड के मैग्नेटिक फील्ड में काफी अंतर होगा, और इस केस में इंटीग्रेशन भी इतना आसान नहीं। तो देयरफॉर व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर टेकिंग इट एज यूनिफॉर्म। यानी हम ये मान के चलेंगे कि इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लगभग वही है जो कि उसके सेंटर पे है। इनफैक्ट अगर नहीं भी है ना तो भी एक फायदा क्या, कि देखो सेंटर के अबाउट अगर देखो तो इधर का एरिया इज लाइक सिमिलर। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो रीजन बहुत छोटा होगा तो इसका जो 1/r का वेरिएशन होता है वो ऐसे होता है। लेकिन अगर छोटा रीजन होगा तो वी कैन टेक इट ऑलमोस्ट एज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, एक तरफ का एरिया दूसरे तरफ का एरिया बराबर है, और मिड पॉइंट से इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा ज्यादा है और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम है, और अगर वो पोर्शन अप्रोक्सीमेटली लीनियर होगा तो मिड पॉइंट से इस तरफ जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है मिड पॉइंट से उतना ही उधर कम होगा। तो देयरफॉर वी कैन टेक इट एज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। तो ये सब लॉजिक तब काम करेगा जब वो रीजन छोटा सा हो। अगर वो रीजन बड़ा होगा तो देन वी हैव टू टेक द फैक्ट इनटू अकाउंट कि वो वेरिएशन एक्चुअली लीनियर नहीं है,
वो एक्चुअली नॉन लीनियर वेरिएशन है। लेकिन अगर कोई छोटा सा रीजन हो तो इवन अ नॉन लीनियर वेरिएशन कैन बी अप्रॉक्सिमेटली टेकन एज लीनियर फॉर दैट स्मॉल पार्ट। क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होगा वो एक्चुअली ऐसे हो। अब अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे देखता हूँ तो द वेरिएशन कैन नॉट बी टेकन एज लीनियर, इट्स टू मच ऑफ अ कर्व। लेकिन अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे देखता हूँ so see it can be almost taken as a straight, ये जो पोर्शन है ये almost as a straight line दिया जा सकता है। That's the benefit and that's why it has been given। चलो तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट I मतलब kT स्क्वायर है ना, so म्यू नॉट into kT स्क्वायर by 2 pi capital L, ये capital, that is the magnetic field। फ्लक्स क्या होगा इनटू एरिया, लेकिन एरिया के साथ नंबर ऑफ टर्न्स भी है, यानी n into म्यू नॉट kT स्क्वायर by 2 pi capital L into pi small l स्क्वायर, जो क्या फ्लक्स। अब आ जाओ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा, तो वो जो I वाला टर्म है वो गायब कर दो, तो रेस्ट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। साथ में कुछ कैंसिल हो रहा है तो वो भी कर लो, पाई पाई कैंसिल हो रहा है, यानी n म्यू नॉट l स्क्वायर by 2 capital L। This is the mutual inductance between the wire and the small coil at a distance of capital L। हो गया, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ईएमएफ के लिए क्या करोगे, नहीं ईएमएफ के लिए फ्लक्स को डिफरेंशिएट करें। फ्लक्स क्या है ये वाला, इसको डिफरेंशिएट करो तो यानी kT स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। kT स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 kT, देयरफॉर ये हो गया 2 kT, तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा, यानी n म्यू नॉट k l स्क्वायर बाय 2l into t। जरा चेक करो, n म्यू नॉट k 2 kT का 2 एक्चुअली कैंसिल कर दिया, चलो 2 कैंसिल, तो 2 कैंसिल हो चुका, तो 2 kT का 2 कैंसिल हो गया, तो k l स्क्वायर l बाय तो कैंसिल हो चुका है into t। ठीक, आई थिंक दैट्स ओके, फाइन। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा है लैम्डा, तो एक सरकमफरेंस का लेंथ 2 पाई स्मॉल l, तो 2 पाई स्मॉल l into लैम्डा इज द रेजिस्टेंस ऑफ वन टर्न पर n टर्न्स, यानी ये भी हो जाएगा n into 2 पाई l into लैम्डा, ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ चुका है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल तो है सामने, है ना, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, n खत्म हो जाएगा, एक l भी खत्म हो जाएगा, एक लैम्डा आएगा, यानी म्यू नॉट k l t बाय 2 पाई लैम्डा l, ठीक है। सो म्यू नॉट k l t बाय 2 पाई, एक l कैंसिल हो गया, 2 पाई n भी कैंसिल है तो 2 पाई लैम्डा और ये वाला कैपिटल है, ठीक, ठीक है, दैट्स राइट। और क्या, अब आ जाओ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट है 7th क्वेश्चन का आंसर। अब बताओ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगा इस केस में, बताओ जरा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, कैन यू टेल। ओके, अंश हैज गिवन एंटी क्लॉकवाइज, पार्थ एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला आंसर तो खैर आसान है। ओके, जसराज एंटी क्लॉकवाइज, सागरिका एंटी क्लॉकवाइज, सोम एंटी क्लॉकवाइज, इस बार सबका आंसर एंटी क्लॉकवाइज, आई थिंक प्रिज्यूमेबली इट मस्ट बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, if you look at the current that is here, that is kT square, it's a increasing current। तो इंक्रीजिंग करंट का मतलब ये हुआ कि अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो अंदर की तरफ वो बढ़ता जा रहा है, यानी अंदर की तरफ का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, तो बाहर की तरफ जनरेट कर, ठीक है। तो therefore direction of I induced will become anti-clockwise, एकदम सही, बिल्कुल। ग्राफ्स तो आई थिंक रेडीमेड ग्राफ्स है, क्योंकि
सीधे फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है और उसी के हिसाब से ग्राफ बनेगा। जैसे अभी बोला है मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड का जो ग्राफ है मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस टाइम, मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस टाइम, इंड्यूस्ड वर्सेस टाइम और आई इंड्यूस्ड वर्सेस टाइम। तो अगर देखा जाए टिपिकली तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वाला क्या होगा, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो यानी ये हो गया प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स देखोगे तो उसको भी देखो टी स्क्वायर है ना, तो यानी ये भी हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। और ई इंड्यूस देखोगे तो वो तो प्रोपोर्शनल टू टी है, यानी प्रोपोर्शनल टू टी, और आई इंड्यूस देखोगे तो वो भी देखो प्रोपोर्शनल टू टी, है ना, तो प्रोपोर्शनल टू टी। So I think we can draw all the four graphs then. B versus T ऐसे, phi versus T ऐसे, है ना, E induced versus T ऐसे लीनियर ग्राफ, और I induced versus T वो भी लीनियर ग्राफ। ठीक है, देख लो अच्छे से। तो B versus T T square, phi versus T T square, E versus T T proportional to T, and I induced versus T that is also proportional to I. So nothing very difficult really. We can easily find out the respective values and also directions, as you can see in this particular question. Okay. So I think we've just got introduced to the idea of magnetic flux, and based on that, mutual inductance and how it is responsible for production of induced current. और उसके ऊपर हमने एक एग्जांपल किया म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर, अभी तो और एग्जांपल्स करेंगे, फिर हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस पे भी ध्यान देंगे, सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे। तो देयर आर थिंग्स व्हिच आर लाइक लाइंड अप, अभी इस चैप्टर में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना, बट एटलीस्ट वी हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन दिस, वी हैव मेड द प्रोग्रेस एटलीस्ट इन द बेसिक्स। यानी आज हमने ये कंक्लूड किया कि मोशनल ईएमएफ इज नॉट द फंडामेंटल रीजन, बट फंडामेंटल रीजन इज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इट्स चेंज, दैट इज द फंडामेंटल। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे, tomorrow we will go ahead, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।